हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SK लर्निंग विज़न पर। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि रीट, SSC GD और हाई कोर्ट LDC और CET इन सब की एग्ज़ाम डेट फिक्स हो चुकी है, जिनका एग्ज़ाम लगभग आने ही वाला है। ठीक है, तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आपने हिंदी का कोर्स लगभग कहीं से भी पढ़ा होगा, लेकिन पढ़ के कंप्लीट कर लिया होगा और अब आप रिवीजन मोड पे चल रहे होंगे सबके सब। तो इसलिए मैं इसी कड़ी के अंदर क्या करने वाला हूँ कि आपके सामने हिंदी के कुछ टॉपिक्स के पहले अपन MCQ करेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न। फिर अपन क्या करेंगे, उनको एक एक को एक्सप्लेन करके पढ़ने वाले हैं। पहले तो करेंगे अपन टॉपिक वाइज हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। फिर उसके बाद अपन कंप्लीट एक पेपर सेट करेंगे। इस पेपर सेट को उपसर्ग करने वाले हैं। तो इसी कड़ी के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो ये बोर्ड पे लिखा हुआ है। और ये प्रश्न वो प्रश्न है जो एग्ज़ाम के अंदर आ चुके हैं। कई सारे एग्ज़ाम मैंने भी दिए हैं, तो वो जो मेरे पास पेपर थे उनमें से मैंने छांट करके क्वेश्चन लिखे हुए हैं। सो शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं। पहला आपका कृष्ण उपसर्ग से संबंधित प्रश्न है। ये उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लग करके उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। जैसे कि बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल, हार। ये हार शब्द है। अब इसके आगे अगर मैं आ उपसर्ग लगा दूंगा तो आहार हो जाएगा, खाना। अगर सम उपसर्ग लगा दूंगा तो संहार हो जाएगा, जिसका मतलब होता है नष्ट का नाम, किसी को मारना। ठीक है, वी लगा दूंगा तो विहार हो जाएगा, रहने की जगह हो जाएगा। उप उपसर्ग लगा दूंगा तो हो जाएगा उपहार, किसी को तोहफा देना। ठीक है, तो ये है उपसर्ग। अब इस उपसर्ग से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। ठीक है, अब उनको डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न, अच्छा यहाँ से आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विवरण सही नहीं है? आपको फोकस किस पे रखना है, क्या पूछा जा रहा है। जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा विवरण सही नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पहली चीज़, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। दूसरी चीज़, सारे ऑप्शन को, जितने भी विकल्प दे रखे हैं उनको एक एक को अच्छे से पढ़ो, तो आपके 50% सही करने की संभावना वहीं से शुरू हो जाती है। अगर आप क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा विवरण सही नहीं है, ध्यान रखो। यानी कि सही नहीं है इसका मतलब क्या है कि गलत होगा कोई ना कोई। ठीक है, पहला, प्रेरणा में प्र उपसर्ग है। प्रेरणा शब्द के अंदर प्र उपसर्ग है, प्र प्लस प्रेरणा। ठीक है, पर्याप्त के अंदर परि उपसर्ग है, परि प्लस आप, यानी कि ये भी सही है। ठीक है, अध्यात्म में अधि उपसर्ग है, अधि प्लस आत्म, यह संधि है यहाँ पे। ठीक है, तो ये अधि उपसर्ग हो जाएगा। अभ्यास में अ उपसर्ग है, तो अभ्यास में आपको पता होना चाहिए कि यण संधि का उदाहरण है, ये हो जाएगा, ये अभि प्लस आस से मिलकर बना हुआ है, और इसका ई और इसका आ मिल करके ये दोनों या बनेंगे। ठीक है, तो ये ए का ए हो जाएगा, और ये आधा भय हो जाएगा, और ये यास। इस प्रकार से ये अभ्यास शब्द बना है, तो इसके अंदर अभी उपसर्ग है, ना कि ए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 4 वाला, क्योंकि ये गलत है। इसके अंदर ए उपसर्ग ना होकर के क्या होगा, अभी उपसर्ग। ठीक है, इसलिए इसके अंदर पहले का आंसर क्या आ जाएगा, ए, ये वाला 4। नेक्स्ट, सु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। कौन से शब्द के अंदर सु उपसर्ग से बने हुए शब्द नहीं है, वो आपको वो ढूंढने हैं। ठीक है, पहला नंबर के अंदर दे रखा है स्वल्प। अब स्वल्प के अंदर आपके ये यण संधि का उदाहरण है सु प्लस अल्प, ये उ और ये ए मिलकर के क्या बनता है, वह। ठीक है, और ये स क्या आ जाएगा, आधा, ये स और ये आधा लय और प, स्वल्प। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, सु उपसर्ग है। अच्छा, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। उपसर्ग से संधि भी क्लियर होती है। दीर्घ संधि का उदाहरण कैसे, सु प्लस उक्ति। अब ये छोटा उ और ये छोटा उ मिलकर के क्या बन जाएंगे, बड़े उ, तो ये हो जाएगा सूक्ति। उक्ति का मतलब होता है कथन। ठीक है, और सु एक उपसर्ग है जिसका मतलब होता है अच्छा। ठीक है, जैसे कि सुविचार, अच्छा विचार, सुमार्ग, अच्छा मार्ग, सुपुत्र। ठीक है, सुयोग है। वैसे
वैसे सूखती, तो इसके अंदर भी सूख सकते। नेक्स्ट सौजन्य, देखिए सौजन्य शब्द है, तो इसके अंदर उपसर्ग है सु, मूल शब्द है जन और प्रत्यय क्या है ये। तो ये दोनों मिलकर के तो हो जाएंगे सुजन, ठीक है। और जब ये प्रत्यय लगेगा तो इस ये प्रत्यय के प्रभाव से ये उ में चेंज हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा आराम से। तो ये हो जाएगा सौ, ये जय और ये आधा न हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा सौजन्य, ठीक है। तो इसके अंदर भी सु उपसर्ग है। नेक्स्ट आखिरी वर्ड कौन सा है, स्वाधीन। अब स्वाधीन मूल शब्द क्या है इसके अंदर, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। यह है स्व, सॉरी हाँ, स्व प्लस अधीन। स्व का मतलब खुद, अपना, जो खुद के अधीन हो उसको बोलते हैं स्वाधीन। स्वाधीन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, पराधीन, जो दूसरे के अधीन हो, ठीक है। तो यहाँ पे सु प्लस अधीन नहीं होगा, ये अण संधि का उदाहरण नहीं है, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। स्व प्लस अधीन, इसका ए और इसका ए मिलकर के आ स्वाधीन बन जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर सु उपसर्ग नहीं है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट है, अब उपसर्ग का प्रयोग किस अर्थ में नहीं होता। ध्यान रहे, आपको उपसर्ग तो याद करना ही है, उपसर्ग के जो अर्थ हैं वो भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ये क्वेश्चन सब एग्जाम में आए हुए हैं। तो अब उपसर्ग का प्रयोग किस अर्थ में नहीं होता। अव का मतलब देखो, अव का अर्थ आता है एक तो बुरे के अर्थ में, हीन के अर्थ में और नीचे के अर्थ में, जैसे कि आपके अवगुण, ठीक है। अवगुण किसे कहते हैं, जो बुरे गुण होते हैं उसको अवगुण बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार एक अवतार होता है, ठीक है। ऊपर से नीचे जन्म लेना किसी का, और इसका आंसर आ जाएगा पास। इसका अर्थ नहीं होता, पास के अर्थ में अव का अर्थ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4, अनु उपसर्ग का उदाहरण है। कौन से शब्द में अनु उपसर्ग लगा हुआ है, आपके ऑप्शन है अनुदार, अनुदित, अनुचित और अनुपयुक्त, ठीक है। अब एक एक को करते हैं, पहले ऑप्शन को देखते हैं, ये है अनुदार, ठीक है। अब दिखने में तो अनु दिख रहा है, लेकिन इसका जब अपन विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा अन, इसमें अन उपसर्ग है और उदार। अब अन उपसर्ग जो नकारात्मक अर्थ देता है, किसी चीज का अभाव प्रकट करता है, यानी कि जो उदार नहीं है उसको बोलेंगे अनुदार, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, इसमें अन उपसर्ग। नेक्स्ट कौन सा है, ये देखते हैं अनुचित, ठीक है। अब अनुचित के अंदर वापस से अन उपसर्ग है, अन प्लस उचित, यानी कि जो उचित नहीं हो उसको क्या बोलेंगे, अनुचित। ये उचित का विलोम शब्द अनुचित, उदार का विलोम शब्द अनुदार, ठीक है। यानी कि अन उपसर्ग लगा करके आप विलोम शब्द का निर्माण भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके बात करते हैं अनुपयुक्त, अनुपयुक्त, ठीक है। इसके अंदर भी क्या होगा, अन उपसर्ग और अन के हलंत लग रहा है, ध्यान रखना, इसीलिए अन प्लस उपयुक्त, यानी कि जो उपयुक्त नहीं हो वो क्या हो जाएगा, अनुपयुक्त। तो उपयुक्त का विलोम शब्द अनुपयुक्त, उचित का विलोम शब्द अनुचित, उदार का विलोम शब्द अनुदार। किससे, अन उपसर्ग से। अच्छा, अन के नीचे ये हलंत लगा हुआ है, यानी कि स्वर रहित है, और इधर स्वर आना जरूरी है, ठीक है। एक दूसरा अन होता है जिसके बाद में व्यंजन आता है, ये वाला अन, ठीक है। जैसे कि अन खाया, अनजाना, ठीक है, अनदेखा, अनसुना। तो ये व्यंजन है, ये व्यंजन है, तो ये पूरा न है, ठीक है, और ये क्या है, आधा न है, तो ये स्वर के साथ जुड़ेगा हमेशा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर आएगा पहले चीज तो ये वाला, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, अब ध्यान से सुनना, ये बहुत अच्छा वर्ड है,
अब मैं आपको लेके चलता हूँ शब्द शुद्धि की तरफ। आप लोगों ने नाम सुना होगा इस शब्द का, अनुवादित। ठीक है, तो अनुवादित शब्द क्या होता है? अशुद्ध है। शुद्ध शब्द है अनुदित। कैसे? देखो, इसके अंदर है दीर्घ संधि, अनु प्लस उदित। ठीक है, शब्द वास्तव में ये है कि अनु प्लस उदित। अनु का मतलब होता है पीछे या बाद में, जैसे कि अनुचर, पीछे पीछे चलने वाला। अनुकरण, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा अगर दूसरा कर रहा है तो मेरा क्या कर रहा है? वो अनुकरण कर रहा है। ठीक है, अनुसार हो गया। तो इसी प्रकार के अनुदित। अच्छा, उदित का मतलब होता है किसी चीज का उदय होना, उदय होना। जैसे मान लो कोई पुस्तक है, ठीक है, वो पुस्तक अगर संस्कृत के अंदर बनी हुई है, उसको लिखा गया किसमें? संस्कृत में लिख दिया। अब संस्कृत अगर किसी को समझ नहीं आए तो उसका रूपांतरण करके उसको हिंदी में लिखा गया ताकि सबके समझ में आ सके। तो उस पुस्तक का संस्कृत से हिंदी के अंदर उसको अनुदित किया गया है। वो पुस्तक अनुवादित नहीं है, वो क्या है? अनुदित है। तो अनुवादित शब्द क्या है? शब्द शुद्धि में कई बार पूछा गया है। अनुवादित शब्द अशुद्ध है, और जबकि अनुदित शब्द क्या है? शुद्ध है, क्योंकि इसके अंदर अनु उपसर्ग है, अनु प्लस उदित है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा राइट में? सॉरी, हाँ ये वाला। ठीक है, अनुदित हो गया ना, अनु। बाकी सब में अन आ रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न है, किस शब्दारंभ में उपसर्ग नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं है। अच्छा, किस में? शब्दारंभ। अब शब्दारंभ क्या होता है? शब्द प्लस आरंभ, ये भी सही है, ये आरंभ। ठीक है, आरंभ का मतलब होता है शुरू होना, स्टार्टिंग में। किसी शब्द के शुरू में उपसर्ग नहीं है। ठीक है, आपको देखना है। तो स्वागत, पहले शब्द लेते हैं अपन स्वागत। अब स्वागत के अंदर क्या है कि सु प्लस आगत। आगत का मतलब आना। सु उपसर्ग अभी बताया, जिसका मतलब होता है अच्छा। अगर किसी का आना अच्छा होता है तो उसी का अपन जाके स्वागत करते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके अभ्यागत। ठीक है, इसके अंदर कौन सा उपसर्ग है? यण संधि का उदाहरण सब अभी प्लस आगत। ठीक है, ये ई और आ मिलकर के क्या बन गया? या। तो इसके अंदर भी अभी उपसर्ग है, क्योंकि शब्द के शुरू के अंदर उपसर्ग चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा? आगत। आगत के अंदर आ उपसर्ग है। ठीक है, क्रमागत है। क्रमागत के अंदर दीर्घ संधि है, क्रम प्लस आगत। तो ये क्रम अपने आप में शब्द है, यहाँ पे उपसर्ग नहीं है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 4 वाला। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को बनाए, और आगे और भी क्वेश्चन करते हैं अपन। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6। कौन से शब्द में अभी उपसर्ग नहीं है? क्या पूछा गया है? अभी उपसर्ग नहीं है। ध्यान रखना, क्वेश्चन में ध्यान रखना कौन सा क्या पूछ रहा है। अभ्यागत है, अभी प्लस आगत यण संधि का उदाहरण है, तो अभ्यागत में अभी उपसर्ग है। ठीक है, ठीक है। तो अधिपति, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि कौन सा उपसर्ग है? अधि। अधिकार, अधिनियम, अधिशासी, अधिपति। अभिमान, अभी उपसर्ग साफ साफ दिख रहा है, और ये अभिभावक। ठीक है, तो इन सब में अभी उपसर्ग है, लेकिन किस में नहीं है? अधिपति में। तो अपना राइट आंसर कौन सा जाएगा? अधिपति। प्रश्न नंबर 7, प्रति उपसर्ग से बना शब्द है। कौन से शब्द के अंदर प्रति उपसर्ग लगा हुआ है? तो पहला शब्द है प्रयत्न। प्रयत्न के अंदर प्रय उपसर्ग है। ठीक है, अच्छा, प्रयत्न के अंदर अव्ययभाव समास है। प्रबल, एक शब्द है आपके पास प्रबल। प्रबल के अंदर कौन सा उपसर्ग है? प्रय। मूल शब्द है ये बल। ठीक है,
बल का मतलब शक्ति, ताकत, पावर। इसके आगे अगर मैं स उपसर्ग लगा दूं तो बन जाएगा सबल, जिसमें बल हो। निर उपसर्ग लगा दूं तो क्या बन जाएगा? निर्बल, जिसमें बल नहीं हो। और जिसमें बल कमजोर हो, बल कम हो, तो उसको क्या बोलेंगे? दुर्बल। ठीक है। तो बल शब्द से देखो सबल, निर्बल और दुर्बल और प्रबल। तो इसके अंदर भी क्या है? प्र उपसर्ग है। अगला प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष के अंदर यण संधि है प्रति प्लस अक्षी, और फिर ये ईड़ जाता है। अक्षी का मतलब क्या होता है? आंख। अक्षी का प्रयोजी आंख होता है। आंख, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, दृग। ठीक है। प्रति का मतलब सामने, जो आंखों के सामने है उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष। जैसे मेरी आंखों के सामने ये बोर्ड है तो ये क्या है? प्रत्यक्ष। मैं आपको, ये प्रत्यक्ष हो गया। अब प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होता है परोक्ष। ठीक है। या फिर आप इसको बोल सकते हो अप्रत्यक्ष, यानी कि जो प्रत्यक्ष नहीं हो, इसके अंदर उपसर्ग है। परोक्ष यानी कि जो आंखों के सामने नहीं है उसको क्या बोलेंगे? परोक्ष। जैसे कि इस बोर्ड के पीछे क्या है मुझे नहीं पता। ठीक है। तो ये प्रत्यक्ष का परोक्ष हो जाएगा। तो इसके अंदर प्रति उपसर्ग से बना शब्द कौन सा हो जाएगा? परोक्ष। पराजय के अंदर परा उपसर्ग है। प्रश्न नंबर 8 देखो, अभिष्ट शब्द में उपसर्ग है। अभिष्ट शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभिष्ट के अंदर दीर्घ संधि है, अभि प्लस इष्ट। ठीक है। ये अभी उपसर्ग आ जाएगा। बाकी देखो इधर आ गया, अ उपसर्ग नहीं है। और अभी ये देखो बड़ी मात्रा, ये नहीं होता। उपसर्ग के अंदर हमेशा छोटी मात्रा वाले ही शब्द चलते हैं। जैसे कि सु, अभी, अधि, वी, निर। ठीक है। ये छोटी, ये छोटी, ये छोटी मात्रा, ये छोटी मात्रा और ये भी छोटी मात्रा। तो ये अभी आ जाएगा। अभी प्लस इष्ट, जो विशेष रूप से किसी को प्रिय होता है उसको बोलते हैं अभिष्ट। आप अभिष्ट लक्ष्य की तैयारी करो, जो आपको अभिष्ट पद चाहिए। जैसे कि कोई रीट की कर रहा है, कोई सीजीडी कर रहा है, कोई एलटीसी कर रहा है, तो सबका क्या है? ये अभिष्ट पद के लिए आप तैयारी कर रहे हो। तो इसके अंदर आंसर आ जाएगा आपका अभी। नी उपसर्ग से बना शब्द है। किससे? नी उपसर्ग से। पहला मैं लिखता हूं तो ये शब्द है निराकार। अब निराकार के अंदर कौन सा उपसर्ग है? निर। निर प्लस आकार। इसका र और इसका आ मिलके क्या हो जाएगा? रा। बाकी निराकार, ये निराकार। इसके अंदर कौन सा उपसर्ग है? निर। अच्छा, निराकार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? साकार। नेक्स्ट कौन सा है? नियंत्रण। अब नियंत्रण के अंदर आपके नि उपसर्ग है। ठीक है। ठीक प्रकार से नियंत्रण करना, किसी चीज को कंट्रोल करना, उसको क्या बोलेंगे? नियंत्रण। और नियंत्रण शब्द के अंदर अव्ययभाव समास है। अव्ययभाव समास के अंदर क्या होता है कि पहला पद ये उपसर्ग से संबंधित होता है। जैसे कि यथा, प्रति, नि, आ, ऐसे। अनु, निर्मल शब्द है निर्मल। अब इसके अंदर ये वापस से निर आ गया प्लस मूल शब्द इसके अंदर मल। मल का मतलब क्या था? गंदगी। ठीक है। अब ये र कहाँ जाएगा? नी का तो नी लिख दिया, ये र कहाँ चला जाएगा? ऊपर। नी र मैं ले। निर्मल, जिसमें मल नहीं हो, यानी कि निर्मल किसका पर्यायवाची हो जाएगा? स्वच्छ, साफ सुथरा, पवित्र, स्वच्छ, उसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? निर्मल। अगली बात करते हैं अपन निरोग। अगला ऑप्शन कौन सा आपके सामने? निरोग है। तो इसके अंदर भी कौन सा उपसर्ग है? निर। निर प्लस रोग। इस रह और इस रह के प्रभाव से ये नी किस में हो जाएगी? बड़ी नी में चेंज हो जाएगी और शब्द बन जाएगा निरोग। शब्द शुद्धि में कई बार पूछा गया है ये निरोग सही है, ये निरोग शब्द गलत है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे निर है, इसका रह और इसका रह मिल करके इन दोनों के प्रभाव से ये छोटी नी बड़ी नी में चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा उपसर्ग है? निर। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नी उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? तो आपका हो जाएगा नियंत्रण, क्योंकि यहाँ पे निर है, यहाँ पे निर है और यहाँ पे भी निर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, प्रत्युपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अब
प्रत्युपकार के अंदर आपके यण संधि है। संधि से उपसर्ग क्लियर होते हैं कई बार। प्रत्युपकार, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर उपसर्ग कितने हो सकते हैं? देखो, इसके अंदर उपसर्ग प्रति प्लस उप प्लस कार। मूल शब्द है कार। कार का मतलब होता है करना या फिर कार्य, करना या फिर कार्य। अच्छा, जो बिना काम का होता है उसको क्या बोलते हैं? बेकार बोलते हैं। साथ साथ काम करने, साथ साथ अगर कोई काम करते उसको क्या बोलते हैं? सहकार। तो वैसे ही कार का मतलब कार्य, उपसर्ग है, उपकार करना, किसी की भलाई करना, और प्रति, प्रति प्लस उपकार। अब इसको संधि के रूप में लिखता हूं मैं, प्रति प्लस उपकार। तो इसका ई और इसका उ मिलकर के बन गया यू। और याद आता है हो गया प्रत्युपकार। किसी के उपकार करने के बदले में अगर आप भी उसके ऊपर उपकार कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा? प्रत्युपकार। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द भी है। किसी उपकार के बदले किया गया उपकार, उसको क्या बोलेंगे? प्रत्युपकार। प्रत्युपकार के अंदर प्रति उपसर्ग है और यण संधि का उदाहरण है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, हर प्रश्न को ऐसे डिफाइन करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी प्रसिद्ध, मतलब फेमस, अच्छा रहेगा, मतलब ठीक रहेगा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, जय हिंद।